ये मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा याद कर करके थक गए, इनके नाम याद कर करके थक गए, लेकिन याद ही नहीं होती, क्या करें? तो दोस्तों फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। दोस्तों मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो शॉर्ट है, लेकिन उसमें आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। इससे पहले भी मैं एक मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं वाली ट्रिक्स वाली वीडियो लेके आई थी, वो आप देख सकते हैं। ये दूसरी क्लास है जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और उनको किस वैज्ञानिक ने दी है, किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, उसके बारे में मैं वीडियो लेके आती हूँ, वो भी ट्रिक्स के साथ, ताकि आप इतने प्रिपेयर हो सको, जब मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा पेपर में देखो तो बिना ऑप्शन देखे ही आप सही आंसर पे टिक कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। वो वाला जो वीडियो है वो आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वो वाला वीडियो आप जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का उनके सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसने दी है? देखिए, ये परिभाषा दी है मर्फी ने, गार्डनर मर्फी ने। ठीक है, गार्डनर मर्फी ने। तो इसमें देखिए, अब आप इसमें क्या कीवर्ड पकड़ना है हमको? जीवित प्राणियों। क्या पकड़ना है? जीवित प्राणियों, यानी कि जो मनोविज्ञान है वो जीवित प्राणियों का उनके सामाजिक वातावरण के साथ होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। तो हमने इस परिभाषा को समझ लिया, लेकिन हमें याद करना जरूरी कि ये दी किसने। तो जीवित प्राणियों से हम याद रखेंगे मर्फी। कैसे? जीवन, जीवन का उल्टा क्या होता है? विलोम शब्द जीवन, जीवित का मृत, तो मरना। जीना, जीवित का अर्थ क्या होता है? जीना। तो मर्फी का मतलब क्या होता है? मरना, मर, जीना, मरना। तो जीवित से आप याद रख सकते हैं मर्फी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आई हुई भी है, आप देख लेना। तो ये वाली परिभाषा हमें याद हो गई। अब चलते हैं हम दूसरी परिभाषा पे। ये देखिए, मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी परिभाषा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार आती है और आप में से कई लोगों को तो ये याद भी होगी होगी, क्योंकि आपको मनोविज्ञान के सबसे आप कोई भी बुक लीजिए मनोविज्ञान वाले पाठ में आपको सबसे पहले यही परिभाषा देखने को मिलेगी। तो ये जो परिभाषा है वो है वुडवर्थ की, वुडवर्थ। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, हमें सामाजिक वातावरण पकड़ना है। क्या पढ़ना है? पकड़ना है सामाजिक वातावरण। अब जैसे आप देखेंगे इसमें भी है सामाजिक वातावरण, तो है ना, इसलिए मैंने इन दोनों परिभाषाओं को साथ में लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सामाजिक वातावरण इसमें भी है, लेकिन इसमें जीवित प्राणी है, तो हमें जीवित प्राणियों को पकड़ना है। तो जीवन, जीना से मरना, तो जीवित का मतलब जीना और मरना। ठीक है, ये इसका अपोजिट है, तो हम मर्फी याद रखेंगे। अब इस परिभाषा में देखिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ सामाजिक वातावरण है। तो सामाजिक वातावरण, वातावरण का मतलब क्या होता है? वातावरण का मतलब जो हमारा पर्यावरण है। और वुड, हमको पकड़ना है वुड। क्या पकड़ना है? वुड। और पकड़ना है वर्थ, वुड और वर्थ। तो देखिए, जब मैं वुड और वर्थ को अलग अलग करूं इंग्लिश में, तो वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कीमत होना। बोलते हैं ना, वर्थ इट, यानी कि उसकी कीमत होना। तो लकड़ी की कीमत है ना भाई, अभी अभी हमारे वातावरण में, सामाजिक वातावरण में, यानी कि समाज के जो वातावरण है उसमें लकड़ी की कितनी कीमत है? बहुत कीमत है ना। तो ये वाली परिभाषा हमें ऐसे याद हो जाती है कि सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है कौन? मनोविज्ञान। तो इसका हम वुडवर्थ याद कर लेंगे। तो मुझे मालूम है आपको ये दो परिभाषा बिल्कुल चुटकियों में याद हो गई होगी। आगे भी ऐसी परिभाषाएं दिखते हैं जो आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएगी, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं, दिमाग पे जोर देने की भी जरूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं दूसरी परिभाषाओं पे। ये दो परिभाषाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम इनको देख लेते हैं। देखिए, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। अब ये जो परिभाषा है ये समायोजन में से लिए, मैं चाहूँ तो एक ही टॉपिक में से बहुत सारी परिभाषाएं करवा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी वैरायटी लेके चल रही हूँ। आप अगर बोलेंगे कि हमें टॉपिक वाइज परिभाषा चाहिए, तो मैं वो भी ले आऊंगी, लेकिन ये क्या अलग अलग टॉपिक अभी मैं पेपर्स में जो आई है, प्लस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही लेके चल रही हूँ। तो ये देखिए, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। तो इसमें आपको कोई कीवर्ड नहीं पकड़ना है, सिर्फ संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, इसको पकड़ना है। ठीक है, संतुलन यानी बैलेंस, यानी कि सब चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आप इतना समझिए। तो ये जो परिभाषा दी है ये दी है शेफर ने। किसने दी है? शेफर ने। अब जरा पढ़िए, शेफर है, शेफर में से हम शेफ को बाहर निकाल लेंगे। शेफ कौन होता है? जो खाना पकाता है। अब आप एक बात बताइए, एक नॉर्मल इंसान है, उससे थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो हो ही जाती है खाना बनाने में, लेकिन एक जो शेफ होता है, जो होटल में काम करता है, उसको शेफ किस लिए कहते हैं? उसको खाने में कितना डालना है उस सब चीजों का संतुलन पता है, बैलेंस पता है, यानी कितना डालना है और कितना नहीं डालना है। तो आप इस चीज से इसको याद रख सकते हैं कि संतुलन की स्थिति, यानी कि खाने में कितना ज्यादा नमक गिरेगा और कितना कम नमक गिरेगा, कितना मसाला गिरेगा, कितना नहीं गिरेगा, कितनी क्वांटिटी लेनी, सब संतुलन की स्थिति कौन जानता है? शेफ जानता है। तो हम शेफर से शेफ से शेफर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली परिभाषा तो हमको हो गई याद। चलिए, एक बोझ और कम हो गया। अब ये चौथी परिभाषा है। देखिए, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य से भिन्न हो कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी होता है। अब ये समायोजन वाले टॉपिक में से, ये बाल अपराधी वाले में से, सब टॉपिक में से वाली परिभाषा है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा इसमें से आप कीवर्ड पकड़िए। सबसे पहले तो पकड़िए भिन्न। ठीक है, फिर पकड़िए समाज विरोधी। क्या पकड़ना है? समाज विरोधी। अगर आप ये भी याद ना रख पाओ तो समाज विरोधी याद रखना। इसमें आपको दो कीवर्ड पकड़ने हैं। अब ये जो परिभाषा दी है ना, ये दी है गुड ने। किसने दी है? गुड, गुड नाम का मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने दी है। तो कैसे याद रखिएगा? देखिए, गुड़ यानी खाने वाला गुड़, ऐसे समझिए आप, खाने वाला गुड़। गुड़ के ऊपर क्या क्या भिन भिनाती है? मक्खियां। ठीक है, गुड़ के ऊपर क्या होती है? मक्खियां भिन 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 करके होती रहती है ना, तो गुड़ के ऊपर मक्खियां। और अगर आप मान लीजिए भिन्न भिन्न भूल जाए,
तो एग्जाम में समाज विरोधी याद रखना। समाज विरोधी यानी कि देखो, मक्खियाँ जो है वो कितनी गंदी-गंदी जगहों पर बैठती है ना? तो उससे क्या होती है, बीमारियाँ फैलती हैं। तो मक्खियों को क्या कहा जाता है? समाज विरोधी। यानी कि मक्खियाँ जो है कैसी होती है? समाज विरोधी। तो इससे हम याद रख सकते हैं गुड। कैसे? गुड़, गुड़ के ऊपर मक्खियाँ होती है और मक्खियाँ क्या होती है? समाज विरोधी। तो आई होप आपको ये चारों की चारों परिभाषाएँ बहुत ईज़िली याद हो गई होगी। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट परिभाषा पे। अब हम आ गए हैं हमारी लास्ट 2 परिभाषाओं पे और यकीन मानिए इस वीडियो के एंड में आपको एक संतुष्टि महसूस होगी कि यार भले ही 5-6 मिनट की वीडियो थी लेकिन हमें ये 6 इंपॉर्टेंट परिभाषाएँ याद हो गई और आपको बिल्कुल भी पछतावा नहीं होगा। तो इन 2 परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। मुझे यकीन है आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी क्योंकि अभी तक आप रट-रट के थक गए होंगे लेकिन आपको याद नहीं हो रही होगी। चलिए, ये वाली परिभाषा देखते हैं। मानसिक द्वंद अभिप्रेरणा का टकराव है। तो देखिए, इसमें से हमें पकड़ना है मानसिक द्वंद अभिप्रेरणा का टकराव है। तो इन तीनों कीवर्ड को मैं अलग-अलग एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको चिंता नहीं करनी है, बस शांति से बैठे रहो, मैं हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। मानसिक द्वंद, ठीक है? मानसिक द्वंद यानी कि द्वंद का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सोच में पड़े हो जो आपको दोनों ही सही लग रही हो, यानी कि ना वो समझ आ रहा है ना ये समझ आ रहा है, ठीक है? तो मानसिक द्वंद यानी मेंटली रूप से आप क्या हो, कंफ्यूज्ड हो बहुत ज्यादा, है ना? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मानसिक द्वंद होगा आपका, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका टकराव हो जाएगा किससे? अब देखिए, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ मानसिक द्वंद अभिप्रेरणा का टकराव। ये दिया किसने परिभाषा? ये दी है कार्थविन ने। किसने? कार्थविन ने। कार्थविन, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। कार्थ से हमें याद रखना है कार। क्या याद रखना है? कार, चलाने वाली कार, ठीक है? तो अब देखिए कि एक व्यक्ति है, उसको मानसिक द्वंद है, यानी कि दिमाग में टेंशन है कि मुझे विन करना है, विन यानी जीतना है, ठीक है? तो वो इतना मानसिक द्वंद में है कि वो जीतने के लिए, कार की रेस जीतने के लिए गाड़ी का टकराव कर देता है। क्या कर देता है? गाड़ी का टकराव। तो देखिए मैंने इतने सारे कीवर्ड बता दिए। मानसिक द्वंद, उसकी अभिप्रेरणा यानी उसकी मोटिवेशन ये कहती है कि मुझे तो आज जीतना है, जीतना यानी विन करना है, ठीक है? तो वो टकराव कर देता है किसको? कार को, कार के साथ टकराव कर देता है। तो ये मानसिक द्वंद अभिप्रेरणा का टकराव है, ये परिभाषा दी है कार्थविन ने। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब अगली परिभाषा, समाज के द्वारा स्वीकृत आचरण के विपरीत व्यवहार करने वाला बालक बाल अपराधी कहलाता है। अब देखिए, इसमें हमें पहले ये देखना है कि ये परिभाषा दी किसने? तो ये दी है विलियम हिली ने। किसने दी है? विलियम विलियम हिली ने। अब आप खुद समझ जाइए, हिली से लीजिए। देखिए, समाज के द्वारा स्वीकृत आचरण यानी समाज जो है वो क्या स्वीकार करता है कि भाई कोई भी बंदा है वो एकदम सीधे चले, कोई गलत काम ना करे, लेकिन उसके विपरीत कोई बच्चा व्यवहार करता है जो समाज में स्वीकृत नहीं है, उसके विपरीत कोई व्यवहार करेगा, है ना? अरे भाई, अब समाज में जो मापदंड बने हुए कि भाई किसी को किसी का मर्डर नहीं करना है, किसी को मारना नहीं, गाली गलौज नहीं करनी, ये समाज का स्वीकृत व्यवहार है। लेकिन अस्वीकृत क्या है कि वो किसी को मार रहा है। तो ये यानी कि कोई एक ऐसा बालक जो समाज के द्वारा स्वीकृत मापदंडों के विपरीत कोई काम करता है, तो उसका दिमाग हिला हुआ होगा ना, उसका दिमाग हिला हुआ होगा, इसलिए तो ऐसे गंदे काम कर रहा है, यानी कि ऐसे गलत काम कर रहा है। तो हम आराम से याद रख सकते हैं कि समाज ने कोई मापदंड दे रखा है कि ये वाला व्यवहार स्वीकृत है, लेकिन उसके विपरीत कोई बालक कर रहा है, यानी उसके उल्टा कोई काम कर रहा है, तो उसका दिमाग क्या होगा? हिला हुआ होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाल अपराधी। आई होप आपको ये 6 की 6 परिभाषा एकदम यूँ चुटकियों में याद हो गई होगी और आपको अब टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। मैं और ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें मनोविज्ञान की ट्रिक्स होंगी, परिभाषाओं की भी ट्रिक्स होगी और यहाँ तक कि दोस्तों अभी मुझे थोड़ा स्कूल से टाइम कम मिल पाता है, घर में मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए आपकी डिमांड तो बहुत आती है, मेरी इच्छा भी बहुत होती है कि मैं एक ही दिन में 3-4 वीडियो बना डालूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सॉरी इसके लिए, लेकिन हाँ, आज शाम से आपके इंग्लिश टीचिंग मेथड्स और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, आर्टिकल्स, नरेशंस, इडियम, फ्रेजेस, ये जो इंग्लिश का 18 नंबर वाला पार्ट है ना, वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझे आज का टाइम दीजिए, मैं आराम से पूरा रिसर्च करके क्या सिलेबस में आने वाला है वो सब मेरे नोट से आपको पूरा समझा दूंगी। इंग्लिश के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ दोस्तों। तो इंग्लिश के लिए आज से क्लासेस आ जाएंगी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। और ऐसी बात नहीं, मैं आपके सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। वैसे तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई कर दूं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई कमेंट आता है जिसका मैं सोल्यूशन सिर्फ कमेंट में ना दे सकूं, मुझे उस पर वीडियो बनानी पड़ती है और आप जान सकते हैं मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं डायरेक्ट लेके वीडियो नहीं बना देती, मैं हमेशा रिसर्च करके बहुत सारी यूट्यूब वीडियो, गूगल पे और मेरे खुद के एक्सपीरियंस उसमें ऐड करके आपको बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है ना कि मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ सकती, आपको गलत गाइड नहीं कर सकती, इसलिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियोस आने में। तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ग्रो करना, अपने वीडियोस को शेयर करना और प्रियंका एजुवर्ड्स को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में फैलाना, क्योंकि यहाँ पे आपकी भलाई होती है। और एक लड़की का कमेंट आया था कल मुझे कि मैम प्लीज आप अपने नोट्स हमें दिखा दीजिए, टेलीग्राम पे डाल दीजिए प्लीज, हम पे कर देंगे। तो मुझे उस बात का इतना बुरा लगा ना कि यार नोट्स तो मैं देने को तैयार हूँ ना, मैं काम मना कर रही हूँ, पे करने की क्या जरूरत है यार, भगवान का दिया हुआ सब है मेरे पास, मुझे कोई पे करने की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब चैनल भी मैंने इसलिए खोला है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अपने में टैलेंट है ना, अगर हम अपने में ज्ञान है तो उसको दूसरों को बांटना चाहिए, बस इसलिए मैंने ये खोला है चैनल, ताकि मेरी पहचान बन सके। मुझे कुछ नहीं कमाना, मुझे नाम कमाना है। और दूसरी बात ये, आप जैसे कई बच्चे जिन्हों के सपोर्ट में या जिन्हों के पहचान में कोई बड़े लोग नहीं है,
जिससे आप लोग पता कर सके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो मैं भी एक ऐसी लड़की थी जिसके सपोर्ट में लगभग कोई नहीं था, बस मेरे मम्मी-पापा थे, लेकिन टीचिंग लाइन से मुझे इंस्पायर करने वाला कोई नहीं था, वो मैंने अपने दम पे किया है, ठीक है? तो ऐसी मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ ताकि आप लोग जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ता मिल सके। जो दुनिया भेड़-चाल में चलती है आप उससे अलग चलें और सिलेक्शन लेना अपने को दुनिया क्या कह रही है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस इसीलिए मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए और गाइड करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया है। मुझे मेरी पूरी डेली रूटीन में टाइम नहीं मिलता दोस्तों, फिर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिले, आप लोग भटके नहीं और आप सिलेक्शन लेके जाएँ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।